हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप चौधरी एंड वेलकम टू टेक्सटाइल 2020। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्थ वेफ नीट स्ट्रक्चर। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि वेफ नीट स्ट्रक्चर 4 टाइप के होते हैं, जिनमें से 3 हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किए। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरलॉक वेफ नीट स्ट्रक्चर। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या फीचर्स होते हैं इंटरलॉक स्ट्रक्चर के, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं इंटरलॉक स्ट्रक्चर की, यूजेज क्या क्या होते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं इंटरलॉक वेफ नीट स्ट्रक्चर की। जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये इंटरलॉक वेफ नीट स्ट्रक्चर का डायग्राम है। तो इस स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करने के लिए हम 2 1x1 रिब स्ट्रक्चर्स को आपस में इंटरलॉक करते हैं। 1x1 की जगह कोई और रिब स्ट्रक्चर भी हम यूज़ कर सकते हैं। 2 रिब स्ट्रक्चर को जब आपस में इंटरलॉक किया जाता है तब हमारा इंटरलॉक स्ट्रक्चर या तब निटेड फैब्रिक का इंटरलॉक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि 2 1x1 वेफ रिब स्ट्रक्चर्स को आपस में इंटरलॉक किया गया है। इसमें क्या होता है कि जो पहला, ये मान लीजिए पहला रिब स्ट्रक्चर है, ये दूसरा है। तो जब हमने इसको इंटरलॉक किया तो इस रिब स्ट्रक्चर की जो फर्स्ट वेल है वो दूसरे वेफ नीट स्ट्रक्चर की रिवर्स वेल के सामने आएगी। इसकी फेस वेल इसकी रिवर्स वेल के सामने रहती है। नेक्स्ट इसकी रिवर्स वेल इसकी फेस वेल की। तो अगर फर्स्ट ये फेस वेल है और ये रिवर्स वेल है तो ये दोनों आपस में इंटरलॉक होंगी। उसके बाद ये रिवर्स वेल है, ये फेस वेल है, तो ये आपस में इंटरलॉक होंगी। तो ये फेस रिवर्स फेस रिवर्स रिवर्स फेस रिवर्स फेस, मतलब हम कह सकते हैं कि पहले रिब स्ट्रक्चर की फेस वेल दूसरे रिब स्ट्रक्चर की रिवर्स वेल के सामने रहती है, जिसकी वजह से इंटरलॉकिंग अच्छी होती है। इंटरलॉक स्ट्रक्चर बनाते समय हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। इसको प्रोड्यूस करने के लिए हम सिलेंडर डायल मशीन का यूज़ करते हैं, जिसमें दोनों नीडल्स आपस में काम करते हुए फैब्रिक प्रोड्यूस करती हैं और इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर की प्रोड्यूस होती है। तो इंटरलॉक स्ट्रक्चर के क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो 1x1 हम देखते हैं। सबसे पहला फीचर है कि इंटरलॉक स्ट्रक्चर में फेस वेल रिवर्स वेल के सामने रहती है और इंटरलॉकिंग होने की वजह से जब हम इस फैब्रिक को देखते हैं, इसकी फेस साइड या बैक साइड, तो हमें इसकी फेस साइड से देखने पर सिर्फ फेस वेल दिखाई देंगी, बैक साइड पे देखने पर बैक वेल दिखाई देंगी, जिसकी वजह से हमें ये प्लेन वेफ नीट स्ट्रक्चर जैसा दिखाई देता है अपीयरेंस में। बट एक्चुअल में ये रिब स्ट्रक्चर को हमने आपस में इंटरलॉक करके इंटरलॉक स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस किया। सेकेंड फीचर की अगर बात करें तो इंटरलॉक स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्लेन रिब पर्ल। जो तीनों स्ट्रक्चर हमने पहले पढ़े उनके कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरलॉक स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसमें लूप्स की इंटरलॉकिंग ज़्यादा अच्छे से हो जाती है, जिसकी वजह से इसको अनरोव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। नेक्स्ट फीचर जो थिकनेस है इंटरलॉक स्ट्रक्चर की, वो रिब और प्लेन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होती है, बिकॉज हमने 2 1x1 रिब स्ट्रक्चर को इंटरलॉक किया है, जिसकी वजह से इसकी थिकनेस ऑलमोस्ट डबल हो जाती है अगर हम सेम गेज का यूज़ करके रिब स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करते हैं या इंटरलॉक स्ट्रक्चर को अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसके मुकाबले इंटरलॉक स्ट्रक्चर की थिकनेस काफ़ी ज़्यादा होती है, इसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। और इलास्टिसिटी अगर हम बात करें स्ट्रेचेबिलिटी या इलास्टिसिटी की, तो स्ट्रेचेबिलिटी काफ़ी कम होती है इंटरलॉक स्ट्रक्चर की ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ द लूप्स। इंटरलॉकिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि लूप्स स्ट्रेच होने का स्पेस नहीं मिलता लूप्स को, जिसकी वजह से ये फैब्रिक ज़्यादा स्ट्रेचेबल नहीं होता। हम ऐसे पर्पज़ के लिए इसे यूज़ नहीं कर सकते जहाँ पे हमें ज़्यादा स्ट्रेचेबिलिटी की रिक्वायरमेंट। इंटरलॉक स्ट्रक्चर को जब हम कटिंग के लिए फ्लैट सरफेस पे रखते हैं तो ये एजिज से कर्ल नहीं होता बिकॉज ऑफ द इंटरलॉकिंग, क्योंकि हमने 2 रिब स्ट्रक्चर को आपस में इंटरलॉक किया है, तो बैलेंस स्ट्रक्चर को हमने आपस में मिला के बनाया है, जिसकी वजह से एजिज से कर्ल नहीं होता। इसकी कटिंग में सीविंग में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, हम आसानी से इसको कट कर सकते हैं। इंटरलॉक स्ट्रक्चर मोर लैडर रेजिस्टेंट होता है बिकॉज इसके अंदर लूप्स की इंटरलॉकिंग होती है। लैडर रेजिस्टेंस का मतलब है कि एक लूप के खुलने से क्या बाकी लूप्स भी डिस्टॉर्ट होती हैं या नहीं। तो अगर हम इंटरलॉक स्ट्रक्चर की बात करें तो एक लूप खुलने के बाद बाकी लूप्स को खुलने में
बहुत डिफ़िकल्टी होती है। इंटरलॉकिंग की वजह से इसको अनरोव करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। अगर हम प्लेन स्ट्रक्चर की बात करें तो लैडर रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, एक लूप खुलते ही पूरा स्ट्रक्चर अनरोव करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इंटरलॉक स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इंटरलॉकिंग अच्छी होती है, इसलिए ये मोर लैडर रेजिस्टेंट होता है। इसका लैडर रेजिस्टेंस अच्छा होता है, इसे अनरोव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। अगर हम प्रोडक्शन रेट की बात करें तो इंटरलॉक स्ट्रक्चर का प्रोडक्शन रेट काफ़ी कम होता है, बिकॉज जब हम दो रिब स्ट्रक्चर का एक कोर्स प्रोड्यूस करते हैं, जब दोनों का दो अलग अलग कोर्स हमने प्रोड्यूस किए, उनको मिला के एक कोर्स बनता है इंटरलॉक स्ट्रक्चर का, जिसकी वजह से टाइम कंज्यूम ज़्यादा होता है और प्रोडक्शन रेट डाउन रहता है या लेस रहता है एज़ कम्पेयर टू रिब, प्लेन, पर्ल जो दूसरे स्ट्रक्चर हैं उनके कंपैरिजन में इंटरलॉक स्ट्रक्चर मशीन का प्रोडक्शन रेट काफ़ी कम होता है बिकॉज ऑफ द इंटरलॉकिंग ऑफ 2 1x1 रिब स्ट्रक्चर। इंटरलॉक स्ट्रक्चर की प्रोडक्शन के लिए हमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म यूज़ करना पड़ता है, डिफरेंट कैम ट्रैक्स का यूज़ करना पड़ता है, शॉर्ट नीडल, लॉन्ग नीडल्स, इन सब कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म की वजह से स्पीड जो है वो कम रखनी पड़ती है हमें इस मशीन की, और नंबर ऑफ फीडर्स को भी कम रखना पड़ता है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन रेट डाउन रहता है इंटरलॉक स्ट्रक्चर का। कॉस्ट की अगर बात की जाए तो इंटरलॉक स्ट्रक्चर कॉस्टली पड़ता है एज़ कम्पेयर टू अदर वेफनेट स्ट्रक्चर। स्पीड कम होने की वजह से भी और कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म की वजह से भी और प्रोडक्शन रेट कम होने के कारण भी, कुछ ये तीनों मिले जुले फैक्टर्स इसको ज़्यादा कॉस्टली बनाते हैं दूसरे वेफनेट स्ट्रक्चर के कंपैरिजन। एंड यूजेस की बात करें तो इंटरलॉक स्ट्रक्चर का यूज़ हम अंडर गारमेंट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, सूट्स, ट्राउज़र, स्पोर्ट्स वियर, इस तरह के गारमेंट्स को प्रोड्यूस करने के लिए इंटरलॉक स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ फीचर्स थे या कैरेक्टरिस्टिक्स थी इंटरलॉक स्ट्रक्चर की। हमने इंटरलॉक स्ट्रक्चर का डायग्राम देखा, कैसे उसके अंदर लूप्स की कंस्ट्रक्शन होती है, कैसे दो 1x1 रिब स्ट्रक्चर को मिलाकर हम एक सिंगल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं। निटिंग साइकिल ऑफ डिफरेंट नीडल्स हम नेक्स्ट वीडियोस में, कमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लैच नीडल का निटिंग साइकिल कैसे होता है, कंपाउंड नीडल का, स्प्रिंग बियर्ड नीडल का निटिंग साइकिल, उसके अंदर कौन कौन सी पोजीशंस होती हैं, वो सारी हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कोई और टॉपिक जिस पे आप वीडियो चाहते हैं, हम कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बना के आपको देने की, जिससे आप कुछ सीख सकें। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम पेज है textilehelp_official। आप हमें फेसबुक पे लाइक कर सकते हैं, हमारा पेज है textilehelp.org। आप हमसे कांटेक्ट करने के लिए फेसबुक मैसेंजर पे या इंस्टाग्राम पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।